हाय एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो हम लोग इस चैनल में थर्मोडायनामिक्स का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स सीरीज़, जो कि बीएससी सीबीसीएस सिलेबस में है ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन सेकेंड सेमेस्टर। सो ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुका है इस चैनल में। आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन। हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कस किया है। उसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम, अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये सब कुछ के बारे में डिस्कस किया है इन द प्रीवियस 3 वीडियोस। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं। और इस चैनल में आप लोग को बीएससी सीबीसीएस सिलेबस का हर एक टॉपिक का वीडियोस एंड कंटेंट्स मिल जाएगा। एंड अलोंग विथ इट आईआईटी जेम्स सिलेबस का भी वीडियोस अपलोड होते हैं इस चैनल में इन रैपिड रिविजन सीरीज़ एंड ब्रेन ट्रेन सीरीज़, जहाँ पे हम लोग आईआईटी जेम्स सिलेबस का टॉपिक्स डिस्कस करते हैं एंड along with it previous years क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट हीट कैपेसिटीज़। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है व्हाट आर द एक्सप्रेशंस फॉर सीपी एंड सीवी। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीपी और सीवी में रिलेशनशिप क्या होता है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर दिस रिलेशन। सो उसके पहले हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि सीपी और सीवी के बीच में कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। मतलब सीपी या फिर सीवी, ये कौन सा क्वांटिटी, इन दोनों में से कौन सा क्वांटिटी बड़ा होता है, कौन सा क्वांटिटी छोटा होता है, वो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। सो पहले ही मैं बता देती हूँ कि सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी इन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट कैपेसिटी होता है दैट इज़ कॉल्ड द सीपी, दैट इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन क्या होता है, हम लोग जितना हीट सप्लाई करते हैं इन द सिस्टम, उसमें से कुछ एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट चला जाता है इन परफॉर्मिंग एक्सटर्नल वर्क। सो जो हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, उसमें से कुछ एक अमाउंट चला जाता है और कुछ एक अमाउंट हम लोग बोल सकते हैं कि यूटिलाइज हो जाता है इन परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल वर्क। और बाकी जो अमाउंट होता है ऑफ द हीट प्रोवाइडेड दैट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो इंटरनल एनर्जी क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जब भी हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करता है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन क्या होता है, हम लोग सिस्टम में जितना हीट प्रोवाइड करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट चला जाता है इन परफॉर्मिंग एक्सटर्नल वर्क, और बाकी जो अमाउंट ऑफ हीट बचता है दैट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन क्या होता है, जितना भी हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, पूरा अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज होता है इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये समझ रहे हैं कि सीपी के केस में जितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो 2 काम में यूटिलाइज होगा। पहला इन डूइंग एन एक्सटर्नल वर्क एंड दूसरा इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन हम लोग जितना हीट प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ एक ही काम में यूटिलाइज होगा, दैट इज इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन जो हीट हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है दैट इज ग्रेटर एक्चुअली, दैट इज हीट provided at constant pressure condition is greater than heat provided at constant volume condition
टू कॉज द सेम टेम्परेचर राइज, मतलब सेम टेम्परेचर चेंज के लिए, सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन जितना हीट हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा दैट विल बी हायर देन दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, इसलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv। सो जो रिलेशन होता है वहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि Cp और Cv में जो है डिफरेंस क्या होता है, वो वाला एक्सप्रेशन अभी हम लोग डिराइव करेंगे। सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है Cp और Cv का एक्सप्रेशन क्या होता है। सो Cp इज dH dt एट कॉन्स्टेंट P एंड Cv इज du dt एट कॉन्स्टेंट V। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, Cp माइनस Cv विल बी dH dt एट कॉन्स्टेंट P माइनस du dt एट कॉन्स्टेंट V। नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और आप लोगों ने अगर नोट्स बनाया है या फिर आप लोग के पास वो नोट्स का PDF है, देन यू कैन सी फ्रॉम देयर कि dH dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन जो था उसका एक्सप्रेशन ये था गिवन बाय दिस इक्वेशन 5। सो ये वाला एक्सप्रेशन या फिर ये वाला इक्वेशन जो है वो अभी हम लोग यूज़ करेंगे इन दिस Cp माइनस Cv टर्म। सो Cp माइनस Cv में ये जो dH dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन है वो हम लोग वहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा du dt एट कॉन्स्टेंट P प्लस P इंटू dV dt एट कॉन्स्टेंट P माइनस ये वाला टर्म दैट इज du dt एट कॉन्स्टेंट V। सो दिस इज Cp माइनस Cv और इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1। नाउ इन प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और यहाँ इन 3 वेरिएबल्स में से अगर 2 वेरिएबल्स हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रखे तो तीसरा वेरिएबल हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी है दिस U इज ए फंक्शन ऑफ T एंड V दैट इज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि दे आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हियर। सो क्योंकि U एक स्टेट फंक्शन है तो हम लोग जो डिफरेंशियल ऑफ U है दैट इज du इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और du का डिफरेंशियल लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो इसको ऐसे लिखेंगे du dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन इनटू dt प्लस अभी हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशियल ऑफ U लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सो ये होगा du dV एट कॉन्स्टेंट T इंटू dV। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि यहाँ से dt और dt दोनों टेम्परेचर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से dV और dV ये दोनों वॉल्यूम का टर्म्स है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को इंटरनल एनर्जी का टर्म मिलेगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटरनल एनर्जी है। सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। सो कोई भी स्टेट फंक्शन जो है उसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नाउ ये वाला टर्म जो है ये जाना पहचाना टर्म है du dt एट कॉन्स्टेंट V। व्हाट इज दिस? दिस इज Cv। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Cv इंटू dt प्लस du dV एट कॉन्स्टेंट T इंटू dV। सो दिस इज du, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 2 एंड इसको देते हैं हम लोग इक्वेशन 3। सो अभी हम लोग इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे बाय dt फ्रॉम बोथ साइड्स एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन।
So from equation 2, dividing it by dt from both sides at constant pressure condition, हम लोग को क्या मिलेगा, du dt at constant p is equal to du dt at constant v plus du dv at constant t into dv dt at constant p. सो इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 4. नाउ ये जो du dt एट कांस्टेंट p है, ये हम लोग को मिला था इन दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 1. यहाँ पे हम लोग को मिला था ये. सो इन प्लेस ऑफ दिस du dt एट कांस्टेंट p हम लोग ये वाला टर्म जो है वो रिप्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4. तो हम लोग को क्या मिलेगा, Cp minus Cv will be equal to du dt at constant v plus du dv at constant t dv dt at constant p plus p into dv dt at constant p minus du dt एट कांस्टेंट v. सो रिप्लेस करने के बाद हम लोग को ये वाला इक्वेशन मिला. यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, और बाकी दोनों टर्म्स में ये वाला जो टर्म है दैट इज dv dt एट कांस्टेंट p ये कॉमन है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे. तो ये होगा dv dt एट कांस्टेंट p मल्टीप्लाइड बाय du dv at constant t plus p. So this is Cp minus Cv. इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 5. So ये वाला जो टर्म है बाहर, this is the change of volume with respect to temperature at constant pressure condition. और इसको जब हम लोग constant pressure के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को वर्क प्रोड्यूस्ड पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर मिलता है. सो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे P इंटू dv dt एट कांस्टेंट P. इसका मतलब ये है दिस इज द चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर है मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन. सो दिस गिव्स अस the work produced per unit increase in temperature. और ये वाला टर्म जो है दैट इज du dv एट कांस्टेंट t, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन internal energy with changes in volume at constant temperature condition, and this is known as internal pressure. ये internal pressure जो है ये मेजर करता है कि सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कितना है. So in case of solids this interaction between molecules is very high, we know. In case of liquids also it is moderate, but gases के केस में ये interaction between these molecules is very low, and in case of ideal gases this internal pressure is 0. क्योंकि in case of ideal gases ये consider किया जाता है कि interaction between the molecules is nil या फिर 0 है. सो इन केस ऑफ आइडियल गैसेस दिस du dv एट कांस्टेंट t दिस विल बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, Cp माइनस Cv विल बी ओनली इक्वल टू P इंटू dv dt एट कांस्टेंट P. नाउ फॉर आइडियल गैसेस if we consider 1 mole of ideal gas, सो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग को क्या मिलेगा, PV इक्वल्स टू RT
क्योंकि यहाँ पे 1 मोल हम लोगों ने कंसिडर किया है, सो n इक्वल्स टू 1, और हम लोग कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, सो प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। नाउ अभी हम लोग इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इन बोथ साइड्स। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से d ऑफ PV विल बी इक्वल टू d ऑफ RT। सो हम लोग UV रूल अप्लाई करेंगे ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर को डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग R को डिफरेंशिएट करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, फिर प्लस टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करते हैं और R को कांस्टेंट रखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या कंडीशन लगाया था, हम लोगों ने ये कंडीशन लगाया था कि प्रेशर इज कांस्टेंट, सो dP ये del ऑफ P विल बी इक्वल टू 0। ऑल्सो R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सो del ऑफ R विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, PdV विल बी इक्वल टू RdT। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन विल बी इक्वल टू R बाई P। तो ये वाला जो टर्म है ये हम लोग इस वाले इक्वेशन में अभी अप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट Cp माइनस Cv, क्योंकि हम लोगों ने 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर किया है, इसलिए हम लोग मोलर हीट कैपेसिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज CPm माइनस CVm। सो CPm माइनस CVm यहाँ से हम लोग को मिला है P इंटू dV/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और dV/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज R बाई P। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा दिस इज इक्वल टू P इंटू R बाई P, दैट इज दिस इज इक्वल टू R। So we can say difference between the molar heat capacities at constant pressure and at constant volume is given as R for 1 mole of gas, and in general for n moles of gas ये हो जाएगा Cp minus Cv equals to nR. So this is the relation between heat capacities at constant pressure and constant volume, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोग को ये ध्यान में रखना है। और ये रिलेशन जो है ये सिर्फ आइडियल गैसेस के केस में ही अप्लाई होता है, नॉन आइडियल गैसेस के केस में ये अप्लाई नहीं होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज से हम लोग गैसेस का एटोमिसिटीज कैसे डिटरमिन करते हैं। सो वन रिलेशन वी हैव गॉट दैट Cp minus Cv is equal to R, that is for 1 mole of gas. Another relation is Cv is equal to F into R by 2, where F is number of degrees of freedom, and the third relation is the ratio between Cp and Cv, that is given by gamma, जो कि डिटरमिन करता है गैसेस का एटोमिसिटीज क्या होगा। सो गामा इज द रेशियो बिटवीन Cp एंड Cv, एंड सिंस Cp इज ग्रेटर देन Cv, सो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। सो नाउ हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि फॉर मोनोएटोमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटोमिक गैसेस के केस में ये गामा का वैल्यू क्या होता है। सो फॉर मोनोएटोमिक गैसेस हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। जब हम लोग को नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाएगा देन वी विल डिटरमाइन Cv का वैल्यू, और Cv का वैल्यू पता चलने से हम लोग इस रिलेशनशिप को अप्लाई करके Cp का वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद रेशियो निकाल सकते हैं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एनी गैसेस इज बेसिकली डिग्री ऑफ freedom due to translational motion plus degree of freedom due to rotational motion.
सो मोनोएटॉमिक गैसेस क्या होता है, जैसे कि हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, ऐसे जो नोबल गैसेस होते हैं वो मोनोएटॉमिक गैसेस होते हैं। सो उनके केस में क्या होता है, जैसे कि ये एक मोनोएटॉमिक गैस है और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ऐसे 3 एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। नाउ दिस मोनोएटॉमिक गैस कैन मूव फ्रीली अलोंग एनी डायरेक्शन अलोंग एनी एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी फ्रीली मूव कर सकता है, सिमिलरली वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी फ्रीली मूव कर सकता है। सो इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है दैट इज 3 बिकॉज इट कैन मूव फ्रीली अलोंग एनी डायरेक्शन अलोंग एनी ऑफ दिस 3 एक्सिस। नाउ हम लोग को निकालना है कि इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। सो आप लोग सोच सकते हो कि दिस इज अ मोनोएटॉमिक गैस और इसके बीच में से एक एक्सिस ऐसे जाएगा एंड आप लोग को एक डाउट हो सकता है कि क्यों इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, ये तो इस एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड रोटेशन, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग और रोटेशन में डिफरेंस होता है। दिस इज स्पिनिंग एंड व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन इज अगर कोई सेंटर ऑफ मास एक है और उसके साथ ये मोनोएटॉमिक गैस जो है वो ऐसे टाइड अप है या फिर बॉन्डेड है या फिर इसको ऐसे लगाया गया है उस सेंटर ऑफ मास के साथ और इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस पास हो रहा है और इस एक्सिस के थ्रू ये ऐसे अगर घूमे तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन। सो हम लोग अर्थ और सन का कंडीशन जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। इफ दिस इज द सन एंड दिस इज अर्थ, दो साइज बहुत डिफरेंस होता है बट यहाँ पे मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अलोंग ऐसे घूमता है जिसके लिए डे और नाइट पॉसिबल होता है एंड दैट इज कॉल्ड द स्पिनिंग। बट अर्थ जो है वो सन के अराउंड भी ऐसे मूव करता है जिसके लिए सीजन चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है थ्रू आउट द ईयर एंड दैट इज कॉल्ड रोटेशन। So this is the difference between spinning and rotation. So monoatomic gases के केस में क्या होगा? This spinning will be possible but rotation is not possible. So यहाँ पे degrees of freedom in case of monoatomic gases for rotation will be 0. So total degree of freedom यहाँ पे हो जाएगा 3. सो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? सी वी विल बी इक्वल टू 3r/2 एंड सी पी माइनस सी वी विल बी इक्वल टू r. दिस मीन्स सी पी विल बी r प्लस सी वी, दिस मीन्स r प्लस 3r/2 दैट इज 5r/2. सो यहाँ से हम लोग को गामा का वैल्यू क्या मिलेगा? गामा विल बी सी पी बाई सी वी. सी पी का वैल्यू हो गया 5r/2 और सी बी का वैल्यू है 3r/2. सो इट विल बी 5/3 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1.67. सो फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस इस रेशियो का वैल्यू होता है 1.67 और ये हम लोग को याद रखना है क्योंकि बहुत केसेस में हम लोग को ये अप्लाई करना पड़ता है। मतलब क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ रहेगा कि गामा का वैल्यू है 1.67 और कुछ कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ रहेगा और हम लोग को जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कुछ गैसेस का नाम जैसे कि डायएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, कुछ ऐसे गैसेस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये हम लोग को याद रखना है। गामा का वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 1.67. सो नाउ फॉर डायटोमिक गैसेस हम लोग को निकालना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो डायटोमिक गैसेस कैसे हो सकता है, जैसे कि O2, H2 या फिर कार्बन मोनोक्साइड। सो ऐसे कोई डायटोमिक गैस हम लोगों ने
कंसिडर कर लिया है यहाँ पे। अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यहाँ से हम लोग एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये जो डायटोमिक गैस है ये एक्स एक्सिस के अलोंग फ्रीली मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी फ्रीली मूव कर सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग भी फ्रीली मूव कर सकता है। सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसका 3 ही रहेगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम लोग को निकालना है। सो अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है उसको अगर फिक्स कर ले और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग रोटेट करवाए तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो डायटोमिक गैस है इसके 2 एटम्स के थ्रू ये एक्सिस पास हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पास हो रहा है। सो क्योंकि एटॉम के थ्रू ये एक्सिस पास हो रहा है तो ये वाला मोशन जो होगा वो रोटेशन नहीं होगा, दिस विल बी स्पिनिंग। बट अभी अगर हम लोग इसको ऐसे रोटेट करवाए along this y direction तो ये हम लोग रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग इसको ऐसे z एक्सिस के along घुमाए तो इसको भी हम लोग रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग ये डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक एक्सिस के along फिक्स कर देते हैं तब वो उस एक्सिस के along रोटेशन नहीं कर पाता है, बट दूसरे एक्सिस के अलोंग बाकी 2 एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर सकता है। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2 फॉर रोटेशन। सो टोटल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा CV विल बी 5r/2। सो CP विल बी r प्लस 5r/2 दैट इज 7r/2। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा गामा दैट इज CP/CV विल बी 7/5 दैट इज 1.4। सो ये हम लोग को याद रखना है, फॉर डायटोमिक गैसेस गामा का वैल्यू होता है 1.4। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट ट्राइएटोमिक गैसेस, और इसमें 2 केस पॉसिबल हो सकता है, एक है लीनियर और दूसरा है नॉन लीनियर। सो लीनियर ट्राइएटोमिक गैसेस जैसे कि मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक गैसेस मान लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सो अभी हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है फॉर लीनियर केस। सो लीनियर केस में क्या होगा, दिस विल बी एग्जैक्टली सेम एज डायटोमिक गैसेस। तो यहाँ पे भी ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है अलोंग एनी एक्सिस, पॉसिबल अलोंग 3 एक्सिस। सो ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी फ्रीली मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी फ्रीली मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग भी फ्रीली मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल केस विल बी इक्वल टू 3। नाउ फॉर रोटेशन सिमिलरली जैसे हम लोगों ने डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में डिस्कस किया था वही होगा यहाँ पे। जब हम लोग ये बॉन्ड जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है बिटवीन द एक्सट्रीम 2 एटम्स वो अलोंग 1 एक्सिस जब हम लोग फिक्स कर लेंगे तो वो उस एक्सिस के थ्रू रोटेशन नहीं कर पाएगा, सिर्फ स्पिनिंग करेगा, लेकिन बाकी जो 2 एक्सिस है उन दोनों एक्सिस के थ्रू रोटेशन कर सकता है। तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन विल बी 2। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5। सो CV will be equal to 5r/2 and CP will be equal to 7r/2. So gamma will be CP/CV that is 7/5 that is 1.4 in case of linear triatomic molecules. अभी हम लोग इन नॉन लीनियर केस डिस्कस करेंगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल्स टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल तो 3 ही होगा क्योंकि ये जो है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग फ्रीली मूव कर सकता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल विल बी इक्वल टू 3। अभी हम लोग को रोटेशनल के लिए निकालना है। तो मान लेते हैं अभी हम लोग अलोंग जेड एक्सिस इस बॉन्ड को हम लोगों ने जेड एक्सिस के अलोंग फिक्स कर दिया है,
लेकिन ये दूसरा वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेशन कर सकता है लॉन्ग जेड एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक बॉन्ड को फिक्स कर भी देते हैं लेकिन दूसरा वाला बॉन्ड जो है वो बाहर की तरफ है, इसलिए वो रोटेशन कर पाएगा। सो ऐसे ही अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को एक्स एक्सिस में एक बॉन्ड को हम लोग फिक्स कर दे तो दूसरा बॉन्ड क्या कर पाएगा, वो रोटेशन कर पाएगा, और वाई एक्सिस के केस में भी वो सेम होगा। सो ये मॉलिक्यूल जो है वो तीनों एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर पाएगा। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल केस विल बी इक्वल टू 3। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6। सो CV विल बी 6r/2 that is 3r and CP will be r plus 3r that is 4r। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा गामा that is CP/CV that is 4/3 that is 1.33। सो फॉर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैसेस गामा का वैल्यू होता है 1.33, ये हम लोग को याद रखना है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, और अपकमिंग वीडियोस में हम लोग बाकी जो टॉपिक्स है फ्रॉम द CBCS सिलेबस वो डिस्कस कर लेंगे। सो आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा सो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को और भी अच्छा कंटेंट देखने को मिले इस चैनल पे। और इस लेक्चर का PDF नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।